नमस्कार, दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मंत्रियों के अखिल भारतीय जल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जल संरक्षण के प्रयासों को हमें और सफल बनाने की है आवश्यकता। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने गोरखपुर के खिचड़ी मेले की देखी तैयारियां। मकर संक्रांति की पतंगों पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाराबंकी का बड़ा गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, बेहतर सुविधाओं की मिसाल। भारत सरकार के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड के लिए हुआ चयनित। प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा माह की आज से हुई शुरुआत। वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का होगा आयोजन। पहाड़ों की बर्फीली हवा से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में भीषण सर्दी के साथ अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर का जारी किया रेड अलर्ट। ब्लाइंड फ्रेंडली बना लखनऊ का वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जबकि लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में बना प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व पार्क। और अब खबरें विस्तार से। भोपाल में राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय जल सम्मेलन आज से शुरू हुआ। सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जहां अखिल भारतीय जल सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि जल विजन @2047 अगले 25 वर्षों की यात्रा का अहम पड़ाव है। इसीलिए यह आवश्यक है कि सभी सरकारें एक व्यवस्था के अनुरूप काम करें। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि जियो मैपिंग और जियो सेंसिंग जैसी तकनीक जल संरक्षण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस कार्य में विभिन्न स्टार्टअप भी सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है और हमारी नदियां, हमारी वाटर बॉडीज पूरे वाटर इको सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता को, सामाजिक संगठन को और सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा साथ लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के प्रयासों को हमें और सफल बनाने की आवश्यकता है और इसी के फलस्वरूप देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। जन भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जनता जनार्दन को भी ये पता चलता है कि इस अभियान में कितनी मेहनत हो रही है, कितना पैसा लग रहा है, इसके कितने पहलू होते हैं। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है। अब आप देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता में भी एक चेतना आई, जागृति आई। गंदगी दूर करने के लिए जो संसाधन जुटाने थे, जो विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने थे, शौचालय बनवाने थे, ऐसे अनेक कार्य सरकार के द्वारा हुए। लेकिन इस अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता में, प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी के प्रति एक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा होगा।
लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। खिचड़ी मेले की शुरुआत 14 जनवरी से शुरू होगी और 1 माह तक चलेगा। इस मेले में जहां नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों में लाखों श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में खिचड़ी मेले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया। जब मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा कि खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई, शौचालय, मेडिकल और बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेले में ATS, STF की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। गोरखपुर के नहीं, आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो लोग आए वहाँ पे उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा उनको अच्छी से व्यवस्था मिले। अब यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे लोगों को कतार में रह करके उनको एक सुरक्षित तरीके से उनको जो बाबा गोरखनाथ जी का उनको दर्शन करने की भी अच्छी से व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उनको जब जाए, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल अगर कोई दिक्कत हो उसका भी सारी फैसिलिटी यहाँ पे होती है। ये सारी की सारी व्यवस्था हमारा जिला प्रशासन करता है। उसको हम लोग आए यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, कि जिससे कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार का बदलाव हो रहा है लोगों को बदलते हुए उत्तर प्रदेश का एक अनुभव होना चाहिए। तो हमें पूरा ये विश्वास है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा 3 स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही है। एक तो है भीड़ नियंत्रण की, क्राउड कंट्रोल की, दूसरा उनके सेफ्टी इश्यूज के लेकर जहां पर फायर प्रिवेंशन मेजर्स हैं, और तीसरा उनकी सुरक्षा को लेकर। यहाँ 3 चक्रीय व्यवस्था की गई है। पर्व मकर संक्रांति के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। गुजरात में पतंग उड़ाने के शौकीनों ने अपनी पसंदीदा पतंगे खरीदना शुरू कर दिया है। हर साल पतंगों पर फिल्मी नायकों, नायिकाओं, क्रिकेटर्स वाली पतंगे बहुत ज्यादा बिकती हैं, लेकिन इस साल पतंग मार्केट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पतंगों की भारी मांग लोगों के बीच है। सूरत में दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली पतंगे बनाई जा रही हैं। बाराबंकी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CSC इन दिनों निजी अस्पतालों की बेहतर सुविधाओं को चुनौती देता दिख रहा है। लगातार 4 बार कायाकल्प अवार्ड जीतने वाली बाराबंकी की CSC बड़ा गांव का राष्ट्रीय स्तर के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड के लिए चयन हुआ है। जिले की इस CSC ने सफाई और सुविधाओं के मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी फेल कर दिया है, जिसके चलते भारत सरकार ने यह अवार्ड दिया है। इस अवार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से आई 2 सदस्यीय टीम ने बीती 28 और 29 अक्टूबर को CSC में OPD, इमरजेंसी, लेबर रूम, लेबोरेटरी, जनरल एडमिन, फार्मेसी की बिंदुवार जांच की थी। टीम की रिपोर्ट के बाद CSC बड़ा गांव का इस उपलब्धि के लिए चयन किया गया। ये भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चीकृत एवं जनता की बेहतर सुविधा के लिए इंक्वायरी टीम जो राष्ट्रीय स्तर पर अस्पताल का जो चयनित हुआ है, उसमें भारत सरकार द्वारा 2 सदस्यीय टीम आकर के अस्पताल का गहन निरीक्षण किए। 28-29 अक्टूबर को हमारे यहाँ निरीक्षण हुआ और उन्होंने 8 हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, इसमें OPD, IPD, फार्मेसी, लैब, लेबर रूम, इमरजेंसी और जनरल एडमिन एंड एक्जिलरी का निरीक्षण किया, जो कि इनके मानक 70% होते थे। और हमने 83.12% अंक हासिल करके हमने प्रदेश में अपना स्थान ग्रहण किया। हमारे जनपद में CSC बड़ा गांव को इनक्वास्ट नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर और विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है। 8 बिंदु लिए जाते हैं, जैसे कि हमारी OPD कितनी है, इंडोर में कितने पेशेंट आए हैं, उनकी जांचें कैसे हुई हैं, डिलीवरी का स्टेटस क्या है, इन सब को मिला करके 8 बिंदुओं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आती है और वो उसका इन्वेस्टिगेशन करती है
और उसके आधार पर जिन फैसिलिटीज का 77% से ज्यादा मार्क्स होते हैं उनको इसमें चयनित किया जाता है। बड़ागांव से इससे कि 83.12% मार्क्स रहे और इसको एक हमारे प्रदेश में। उत्तर मध्य रेलवे ने गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली को पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने प्रयागराज में बताया कि इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारतीय रेल का ये सबसे बड़ा सेक्शन है। इस उपलब्धि के तहत अब तक कुल 762 किलोमीटर का रेल मार्ग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली से लैस हो गया है। इससे एक और ट्रेनों की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ यात्री भी कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे। इस सिग्नलिंग प्रणाली के तहत एक ही रेल ट्रैक पर एक समय में निर्धारित दूरी पर 2 ट्रेनों को भी एक साथ चलाया जा सकेगा। इससे ट्रेनों का आवागमन लगातार बना रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे का गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक का रेल मार्ग यात्री और मालगाड़ियों की दृष्टि से सबसे मुख्य और लंबा रेल मार्ग माना जाता है। ट्रेन का सेक्शन होता है जो हमारी रेलवे लाइन होती है, इसमें ट्रेन होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब 2 ट्रेन के बीच में कम गैप में भी ट्रेन चलती हैं, ज़्यादा ट्रेन चल सकती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां यातायात की सघनता ज़्यादा है, ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली होने से गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ती है और अधिक गाड़ी हम हैंडल कर सकते हैं। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज से प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। आज से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाले सड़क सुरक्षा माह के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश और यातायात पुलिस द्वारा नुक्कड़ नाटक, गोष्ठियां, रैलियां और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल पर बात ना करने, तेज रफ्तार से वाहन ना चलाने, नशे में वाहन ना चलाने और सड़क पर स्टंट ना करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 फरवरी को राजधानी लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में प्रयास करने के निर्देश दिए थे। बांदा में एक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला को गिट्टी से लदे ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और लगभग 3.5 किलोमीटर तक घसीटते ले गया। घर्षण से निकली चिंगारी के चलते ट्रक में आग लग गई और महिला ट्रक के साथ जिंदा जल गई। ड्राइवर और खलासी ट्रक को एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा करके फरार हो गए। बताया जाता है कि महिला बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थी और वह राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के रहने वाले थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर जिला कारागार में कैदियों के लिए विशेष आध्यात्मिक, धार्मिक और खेलकूद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इसके साथ ही साथ सरकार की योजनाएं भी सीधे कैदियों तक पहुंचती है, जिसके तहत कैदियों को गमला बनाना, कंप्यूटर चलाना, नर्सरी संजोना और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जरीदोजी का भी काम सिखाया जाता है। कैदियों का कहना है कि जेल में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। एक कैदी ने इसे लेकर बताया है कि उन्होंने जेल में ही स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और लड़कियों ने भी यहीं से पढ़ाई पूरी की है। कैदियों का कहना है कि जेल में पढ़ाने के लिए शिक्षक भी उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को कढ़ाई बुनाई का भी काम सिखाया जाता है।
प्रदेश के अधिकांश भागों में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। कड़ाके की सर्दी और गलन के साथ राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में आज भी कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही 8 जनवरी को अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी गई है। इस बीच शीतलहर के कारण जनपद लखनऊ सहित कुछ जिलों में 12वीं तक के स्कूलों की 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी सरकारी और निजी स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे। तो वहीं शीतलहर के मद्देनजर राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी ने लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और बेसहारा जरूरतमंद और गरीबों के लिए सर्दी से बचने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक से विश्वविद्यालय मार्ग, IT कॉलेज कपूरथला, अलीगंज और पुरानिया में स्थापित किए गए रैन बसेरों और अलावों का जायजा लिया। उन्होंने कपूरथला चौराहे पर मौजूद रिक्शा चालकों तथा अन्य जरूरतमंद गरीबों को कंबल वितरित किए। वाराणसी में भी भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। काशी में मौसम बिगड़े मिजाज का मौके से जायजा लिया हमारे वाराणसी संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। फक्कड़ अंदाज के लिए, अपने अलबेले सुबह के लिए, और चूंकि भयानक ठंड पड़ रही है इस समय, तो बनारस में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं निस्वार्थ भाव से। एक सज्जन है जो इस ठंड की वजह से चाय दे रहे हैं लोगों को। आप क्यों दे रहे हैं लोगों को चाय और कितने लोग को पिला रहे हैं सुबह? डेली 500-600 आदमी को मतलब दे रहे हैं। ये ठंडी को देखते हुए किया जा रहा है ताकि आदमी जो नहीं पी पाता है वो पीने के लिए, उसके लिए। तो ये किस तरह के लोगों को आप देते हैं? सब तरह के लोग के लिए, जो भी आए मतलब सबके लिए है। ये नहीं किसी के लिए वो नहीं है, सबके लिए। ये जो भी आए उसको चाय पिलाने के लिए तत्पर हैं। और यहाँ पे एक सज्जन है जो चाय पी रहे हैं। ये चाय जो ये दे रहे हैं, क्या इसके लिए पैसे लेते हैं या ऐसे ही दे रहे हैं? नहीं, फ्री चाय, बहुत अच्छा चाय है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी में लोग चल रहे हैं तो उनको कुछ चाय तो मिल जा रहा है। जो भी है लेबर ओवर है, सभी लोग पी रहे हैं। ये व्यवस्था है, चलती है जाड़ा भर, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। दूरदर्शन केंद्र राजधानी लखनऊ के सहायक अभियंता अनिल कुमार सिंह, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक जीवन लाल गुप्ता और प्रवर श्रेणी लिपिक राम कुमार राजपूत गत 31 दिसंबर साल 2022 सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्ठा और कर्मशीलता को अनुकरणीय बताते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजधानी लखनऊ का वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान इन दिनों आम लोगों के साथ साथ दिव्यांग और शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे दृष्टिहीनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लखनऊ का चिड़ियाघर भारत का पहला ब्लाइंड फ्रेंडली जू बनकर उभरा है, जहां चिड़ियाघर में दृष्टिबाधितों के लिए विशेष व्यवस्था है और वे चिड़ियाघर के प्रकृति शिक्षण केंद्र में ब्रेल बोर्ड के जरिए वन्य जीवों की जानकारी स्वयं पढ़ सकते हैं। चिड़ियाघर प्रशासन और एक निजी संस्था के संयुक्त प्रयास से चिड़ियाघर में मौजूद पशु पक्षियों के विषय में ब्रेल लिपि में बोर्ड लगवाने का काम शुरू किया गया था, ताकि दृष्टिहीन भी जान सके कि कैसे कैसे जानवर वहां रहते हैं। ये कदम इतना लोकप्रिय साबित हुआ है कि बाद में चिड़ियाघर में इसी की तर्ज पर दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल कॉरिडोर भी स्थापित किया गया। यहाँ वन्य जीवों की जानकारी के साथ ही ब्रेल साहित्य भी उपलब्ध है। दृष्टि बाधित लोगों के स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए ये अपनी ही तरह का अनूठा प्रयास है। ये मछली इस तरह से हो जैसे हम आप हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, वैसे स्पेशल बच्चे जो है इसको टच करके ब्रेल लिपि जो कि 6 डॉट पे डिपेंड होती है उसके जरिए ये बहुत आसानी से पढ़ते हैं। इसके साथ साथ खास बात यहाँ है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल की लाइब्रेरी है मीत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, कि वो बच्चे यहाँ आते हैं और अपने मनपसंद पोएट को अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको हम लोग ये किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को इस साल की शुरुआत में एक बड़ी सौगात मिली है। जिले का दुधवा नेशनल पार्क अब हाथी रिजर्व भी हो गया है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा और प्रदेश में ये दूसरा हाथी रिजर्व बन चुका है। इस हाथी रिजर्व में पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, बहराइच का करतनिया घाट और दुधवा टाइगर के अलावा दक्षिण खीरी रेंज का मोहम्मदी और महेशपुर रेंज शामिल किया गया है। इस हाथी के रिजर्व के लिए केंद्र सरकार के स्तर से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब प्रदेश सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आजमगढ़ में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले में स्वास्थ्य महकमा सतर्क है और आम लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आईसीयू रूम और ऑक्सीजन प्लांट को व्यवस्थित किया जा रहा है और लोग पुनः बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। आजमगढ़ के महिला चिकित्सालय की सीएमएस मंजू लता सिंह ने बताया है कि कोरोना की सतर्कता को देखते हुए इस समय वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। लोग हमारे पास आए हैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए और हमारे पास कोवैक्सीन अवेलेबल है, इसलिए सारे जितने भी लोग आ रहे हैं सबको कोवैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है। जो वैक्सीनेशन फिलहाल हमारे यहाँ कोवैक्सीन अभी अवेलेबल है, तो जितने भी 60+ हैं और कोमॉर्बिड और जो भी बूस्टर डोज जिनको लगाना है तो उनको कोवैक्सीन अभी लग रहा है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के जरिए आकांक्षी जनपद फतेहपुर के किसान सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और किसानों की बिजली पर निर्भरता भी समाप्त हो रही है। सरकार द्वारा सिंचाई पंप को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुसुम योजना के जरिए डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में भी मदद मिल रही है, जबकि किसानों को सोलर पंप पर 60% की सब्सिडी मिलने के साथ सिंचाई के खर्च में कमी आने से फसल की लागत में भी कमी का लाभ मिल रहा है। जब से हम पानी मतलब टमाटर या आलू की खेती कर रहे हैं तो पानी लेने में थोड़ा दूर पड़ता था, दिक्कत होती थी, इसलिए अब हमें यही सरकारी सोलर पंप मिल जाने से हमको बहुत बड़ी आराम मिली है। इसके लगवाने से हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। एक तो हमारी खेती पूरी फ्री में हो जाती है और दूसरा फायदा ये कि जो बिजली में जो हम सिंचाई में देते थे 20-25 हज़ार रुपया जो लग जाता था वो हमारा फ्री हो गया। जब से ये लग गया तो बढ़िया दिन हम सींचते हैं, 2 बीघा हो जाता है दिन भर में। कुसुम योजना किसानों को की लागत में कमी करती है। हमको अभी तक 111 का टारगेट मिला हुआ है। 2 चरणों में टारगेट आए थे। 111 में 91 कृषकों द्वारा पैसा जमा किया गया है, जिसमें से 75 आपूर्ति हो गई है और 71 सोलर पंप स्थापित भी हो चुके हैं। मथुरा के वृंदावन धाम में उत्तर भारत के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में 30 दिवसीय बैंकुट उत्सव के आयोजन में बड़ी संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु भाग लेने पहुंच रहे हैं। यह उत्सव पुष और माघ माह के दौरान देशी विदेशी श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र बनता है। वर्ष भर के बड़े उत्सवों में से एक बैंकुट उत्सव की शुरुआत बैंकुट एकादशी पर्व के अवसर पर हुई। इस दिन भगवान रंगनाथ माता के साथ निज मंदिर से निकलकर अहलवार संतों की मौजूदगी में बैंकुट द्वार पहुंचे, जहां मंदिर सेवायतों द्वारा सरस्वर मंत्रोच्चारण किया और फिर अहलवार संतों में प्रमुख भगवान रंगनाथ, रामानुज स्वामी, षटकोप स्वामी, नाथ मुनि स्वामी, मधुर कवि स्वामी और अलवार संतों की भी आरती भगवान के साथ की गई। ये 21 दिन का विशेष उत्सव है। इसमें जो भगवान के विशेष भक्त थे षटकोप सूरी, उनका जो भगवान को प्राप्त किए उस उत्सव का विशेष रूप से 21 दिन का उत्सव है। बहुत ही अच्छा लगा। ये तो बिहारी जी की कृपा है जो हमें मतलब इस दिन पे आने का सौभाग्य मिला है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बिल्कुल इतना सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ में इतने अच्छे दर्शन।
वाराणसी में रोहनिया अराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के बूढ़ापुर गांव में कल ग्राम प्रधान संजय यादव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम ने बूढ़ापुर गांव में बिजली की सप्लाई के बारे में जानकारी ली तथा बिजली के खंभों पर केबल का निरीक्षण भी किया गया, जहां कार्यक्रम स्थल पर आराजी लाइन क्षेत्र तथा सेवापुरी क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का टीम ने अवलोकन किया। उन्होंने विद्युत सखी महिलाओं से उनके कामकाज और बिजली का बिल जमा करने के बारे में जानकारी ली, जहां एशियन विकास बैंक की टीम ने उपभोक्ताओं के घर से समयबद्ध रूप से बिजली का बिल जमा कराने वाली 5 विद्युत सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो वहीं सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं न सिर्फ स्वरोजगार से आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि महिलाएं शिशुओं, धात्री महिलाओं, किशोरियों के लिए समूह के माध्यम से अपना प्लांट स्थापित कर पुष्टाहार बनाकर पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति भी कर रही हैं। जिले के पसही कला गांव में स्थापित पुष्टाहार निर्माण इकाई को संचालित कर रही ऑपरेटर प्रियंका ने बताया कि इस यूनिट में 2 शिफ्ट में महिलाएं काम करके उत्पादन कर रही हैं, जिसमें 6 तरह के पुष्टाहार बनाकर आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति की जा रही है। प्रियंका ने यह भी बताया है कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक इन मशीनों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए उत्पादन किया जा रहा है, जो बच्चों से लेकर धात्री महिलाओं और किशोरियों के उपयोग में आती है। जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक MG रवि ने बताया कि यूनिट में प्रत्यक्ष रूप से 200 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, जिन्हें प्रतिमाह मानदेय भी दिया जा रहा है और साथ ही पूरी यूनिट को स्थापित करने के लिए 2100 समूहों ने अपना पैसा लगाया है, जो एक स्टेक होल्डर के रूप में काम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 5 वर्ष वाला बाल स्वरूप प्रतिमा के रूप में स्थापित होगा। श्रद्धालु के लिए मनमोहक रामलला की मूर्ति खड़ी मुद्रा में रहेगी। इस आशय का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि मूर्ति स्थापना के समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि चैत्र रामनवमी श्री राम जन्मोत्सव के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर तिलक करें। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 14 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम के 5 वर्ष वाले बाल स्वरूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा इसके पहले दिसंबर माह साल 2023 में भी की जा सकती है। ट्रस्ट के महासचिव ने बताया है कि उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से 3 अति विशिष्ट शिल्पकार भी बैठक में शामिल रहे, जिन्होंने रामलला की मूर्ति के संबंध में तकनीकी दृष्टि पर आधारित सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, निषाद राज, माता हिल्या और जटायु के मंदिर बनाए जाने पर मुहर लगा दी गई है, जबकि भगवान राम के मित्र सुग्रीव के भी मंदिर की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। और अंत में नजर डालते हैं एक हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मंत्रियों के अखिल भारतीय जल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जल संरक्षण के प्रयासों को हमें और सफल बनाने की है आवश्यकता। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने गोरखपुर के खिचड़ी मेले की देखी तैयारियां। मकर संक्रांति के पतंगों पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड के लिए हुआ चयन। प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा माह की आज से हुई शुरुआत। वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का होगा आयोजन। पहाड़ों की बर्फीली हवा से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में भीषण सर्दी के साथ अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर का जारी किया रेड अलर्ट।
ब्लाइंड फ्रेंडली बना लखनऊ का वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जबकि लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में बना प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व पार्क। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।